हाँ जी, हेलो। क्या हाल चाल है? पहले आप सबको प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा था क्या? पिक्चर भी नहीं आ रही थी? ओके। हाँ, कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम में भी हो सकता है। और बताइए, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आप लोगों ने अपना स्कूल में एडमिशन ले लिया? अभी जो आपकी 11th की एडमिशन चल रही है, वो आप लोगों ने एडमिशन ले लिया? शायद कोई बता रहा था मुझे, एडमिशन के लिए डेट भी फिक्स है ना? तो फटाफट जिसने भी एडमिशन नहीं लिया है ले लीजिएगा। अभी आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया अपने यहाँ पे एडमिशन के लिए भी। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया ना, फिर छूट जाएगा पूरा साल भर, वापस एडमिशन भी नहीं होगी। अभी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, तो जो भी एडमिशन होती है सारा काउंसलिंग ऑनलाइन करना पड़ता है। तो अगर किसी का एडमिशन छूट जाता है या वो बच्चे नहीं लेते हैं, तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। फिर उनको फिर अगले साल ही मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। ये सब ध्यान रखना। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आप स्कूल में जाके और अलग से एडमिशन ले लोगे। वो भी तब होगा जब सीट खाली हो। और अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, सीट भर जाती है फटाफट से। अच्छी कॉलेज तो तुरंत भर जाती है, और जब जब सारा सीट भर जाएगा तो फिर एडमिशन मिलती ही नहीं है ना। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको मात्रक क्या होता है बता दिया था, और मात्रक को कैसे परिवर्तित करते हैं इस विधि को भी मैंने सिखा दिया था। मुझे बताइए, किसी भी चीज को मापने के लिए कौन कौन से चीज लेते हैं, बताए थे ना? एक उसमें अंक होता है जिसको संख्यात्मक मान कहते हैं, और एक उसका मात्रक होता है जिसको इकाई भी कहते हैं ना। जैसे आप किसी चीज को मापते हैं, लिखते हैं 5 kg। इसका क्या मतलब है? 5 उसका वो नंबर है, यस और नो, उसका संख्या है, और केजी उसका मात्रक है। तो नंबर और यूनिट से मिलकर बनता है कोई भी भौतिक राशि। ये बात समझा दिए थे। और मैंने कहा था, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जाने के लिए जो पहले मात्रक का नंबर और मात्रक होता है उसका प्रोडक्ट, और बाद में जो नंबर और मात्रक होगा उसका प्रोडक्ट बराबर होता है। और ये हमेशा क्या रहता है बाबू? कांस्टेंट, यानी नियत। ये पता है ना सबको? किसी भी भौतिक राशि को जब आप मापते हैं, किसी भी चीज का अगर आप मापदंड लेते हैं, तो उसमें दो चीजें होती है। एक होता है उसका संख्यात्मक मान, नंबर्स होते हैं, और उसके साथ क्या होता है? उसका यूनिट होता है ना। जैसे आप मान लीजिए आलू खरीदने के लिए गए, आपने कहा 10 kg दे दो। 10 kg में 10 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और केजी क्या है? उसका मात्रक। आप कहीं पे रस्सी खरीदने के लिए गए, आपने बोला 5 मीटर दे दो। 5 हो गया उसका संख्यात्मक मान, मीटर हो गया उसका मात्रक, इकाई जो मर्जी कह दो। तो दो चीजों से मिलकर बनती है नंबर और यूनिट, जो हमेशा नियत रहता है। तो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जब आप परिवर्तित करेंगे, एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में जाएंगे, तो N1U1 और N2U2 का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है? इक्वल। तो वही मैंने बताया था, N1U1 बराबर N2U2। इसी का इस्तेमाल करके हम किसी मात्रक का परिवर्तन एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं। कर लिए थे ये बात? मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया था आपको कि कैसे हम लोग 1 मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बना सकते हैं, कैसे हम 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को हमने देखा था। आज हम इसी का कुछ एडवांस करेंगे। याद है आप लोग को? इतना हमने कर लिया था कि नहीं? चलिए फिर, तो अगला जो है, ये मैंने करवा दिया था आपको। 5 न्यूटन को सीजीएस में बदलना था, कर लिए थे। न्यूटन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था। न्यूटन मतलब केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसी को बेटा कहते हैं न्यूटन। और सीजीएस मात्रक में केजी का बन जाता है ग्राम, मीटर का बनता है सेंटीमीटर, और सेकेंड का तो सेकेंड ही रहता है, और इसको कहते हैं डाइन। याद है कुछ?
और आपको ये भी बताए थे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, याद है? आपने जब निकाला था 5 न्यूटन तो इसमें आया था 5 इंटू 10⁵ डाइन। आप लोग को कन्वर्जन करने आ गया था? किलोग्राम को ग्राम बना दिए थे, मीटर को सेंटीमीटर बना दिए थे, और सेकेंड तो दोनों तरफ सेम है। दोनों तरफ का मात्रक सेम बना दो तो n का मान जो है, संख्यात्मक मान जो होती है वो निकल जाएगी। ओके, फिर मैंने आपको कोई क्वेश्चन भी दिया था, ये तो दूसरा है। मैंने आपको इस पे एक क्वेश्चन भी दिया था ना, कि नहीं? मैंने आपको शायद दिया था एक सॉल्व करने के लिए, 1 जूल को अर्ग में बदले या 1 जूल का सीजीएस मात्रक लिखे, दिए थे? बोलो बोलो, ये मैंने क्वेश्चन दिया था, देखो तो। 1 जूल को सीजीएस में बदलें। आपने किया था। जूल जानते हैं किसको बोलते हैं? आपको बताए थे ना, जूल का मैंने आपको मात्रक भी बताया हुआ है, जूल क्या चीज होती है ना। इसके बाद इसका विमा क्या होता है, विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, ये भी बताया हुआ है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का? याद है? जूल किसका मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का? आइए, बच्चे बोल रहे हैं कि सॉल्व किए थे तो मैच कर लेते हैं। पहले जूल को क्या कहते हैं वो लिख लो। जूल का मैंने क्या बताया हुआ था, कार्य या ऊर्जा को कैसे मैंने बताया था निकालना सीखने के लिए? जो होता है बल का वो लिख दीजिए। बल का क्या होता है? केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, और यहां मीटर में स्क्वायर लगा दीजिए, यही होता है जूल का। और इसको जब आप सीजीएस में बदलेंगे तो किलोग्राम बन जाएगा ग्राम, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहेगा, और सेकेंड बन जाएगा सेकेंड ही रहेगा। और इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसी को आप लोग कहते हो अर्ग, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल। यही कहलाता है अर्ग सीजीएस में, और यही कहलाता है जूल एसआई में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका परिवर्तन, देखते हैं करके। N1U1 बराबर N2U2, ये कितना है, नंबर कितना है, 1 है। ये क्या बन गया, नंबर कितना है यहां पे, 1 है। और जूल के जगह पे क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब ये बच्चों को पता होना चाहिए कि जूल को ये कहते हैं, अगर नहीं पता होगा तो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जूल से काम नहीं चलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू, बाद में N2 को N मान लो, या N2 ही रहने दो, और इसका केजी का क्या बनाना है, ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। अब कन्वर्ट कर दीजिए, 1 तो 1 ही रहेगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, दोनों तरफ सेम बनाना है, मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, 100 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर होगा। सेकेंड का कुछ नहीं करना है क्योंकि इधर भी सेकेंड ही है। बोलिए, क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? ज्यादा समझना भी नहीं है और थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि नहीं? अब बोलिए, ये क्या हो गया, 1 2 3 ग्राम, ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी कटा, और सेकेंड स्क्वायर ये भी कटा। बोलो N2 का वैल्यू कितना आया बाबू?
1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ इसका मतलब कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसको बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं 1 जूल, एक इसके बदला बोल सकता हूं जूल बराबर N2 के जगह 10⁻⁷ और इसको बोल सकता हूं अर्ग। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग याद रखना है सभी प्यारे बच्चों को। देखिए और बताइए, मुझे किसी में डाउट है तो। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत अगर आई होगी तो बस यही दिक्कत आई होगी कि सर जूल को ये कहते हैं, ये कैसे पता। तो बेटा जब आपको मैंने मात्रक लिखना सिखाया था वहां जाके देखिए जूल को ये कहते हैं, ये मैंने सिखाया होगा। जो जूल होता है वो किसका मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक हमने बनाया था, जाके देखिए। और फिर मैंने बताया था कि यही होता है कार्य ऊर्जा का मात्रक, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। तो अगर ये आपको आती है तो बस सबने कर लिया होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। 90 किलोमीटर पर आवर है, सेम फंडा, N1U1 बराबर N2U2। करो खुद से करो। नंबर हो गया इसका 90, किलोमीटर पर आवर हो गया इसका मात्रक, दूसरा ये हो जाएगा N2। बताइए किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, यानी इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड रखना है। ये खुद बोल दिया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले। तो मुझे बताइए 90 को तो 90 छोड़ो, किलोमीटर मतलब आपको पहले ही बोले थे जहां पर भी के लिखा रहे इसका मतलब होता है बेटा किलो, और जिसका वैल्यू होता है 1000। यानी यहां के लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहां पर होगा 1000। के हट गया, किलो के बदला 1000 आ गया, बचा कौन, सिर्फ मीटर। जहां पर जैसे किलोग्राम, तो किलो का मतलब 1000 ग्राम, तो के का मतलब 1000 हो गया, मीटर का मीटर रह गया। अपॉन आवर को बनाना है सेकेंड, सभी बच्चे जानते होंगे 1 आवर है या आवर है, तो आवर को सेकेंड में कैसे बदलेंगे। आवर का होता है 3600 सेकेंड, एक आवर में 60 मिनट्स और 3600 सेकेंड, तो वो भी बदल गया। ये आ गया N2 और मीटर बाई सेकेंड आ गया, ये दोनों कटेगा। अब देखो इसको सॉल्व करके, ये 0 यहां से गया और कुछ कट रहा है, देखो कटने वाला है। 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 हो गया, और ये 18 5 जा 90। बोलो क्या आ गया, N2 का मान कितना आया, 5 × 5 25। यानी मैं कह सकता हूं 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप बनाएंगे मीटर पर सेकेंड तो N2 का मान आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब दिया रागनी ने, मुस्कान ने, सबने कर लिया था। यस और नो? तो ये याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा, याद रहेगा। अच्छा मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं, लिख लीजिए सब लोग ट्रिक इसका। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड बनाना हो ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसको बनना था, 90 को, तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। 18 5 जा 90, तो ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मैं क्यों बता रहा हूं ये लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के चैप्टर में ये बहुत बड़ा आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना गति चैप्टर, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन,
तो 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। तो जब भी गति के बारे में पढ़ेंगे, सरल पथ पर गति या सरल रेखा में गति, समतल में गति, तो जहां भी गति आएगी ना वहां पे लिखा रहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। बोलोगे सर ये कैसे आपने किया? यहां देखो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। लॉजिक देखो, ये 90 को मैंने कुछ नहीं किया, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो 2 जीरो यहां कट गया, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, 5/18 बचा। यही ट्रिक निकाल दिया कि 90 में 5/18 से गुना करो। यहीं से देखो, ये 5 ले लिया, ये 18 ले लिया, यहां लिख दिया 5/18। 1000 और 36 है ना, किलोमीटर के लिए, किलो के लिए 1000 आएगा और आवर के लिए 36 आएगा ना। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बचेगा 5/18, और जो यहां पे पहले से था वो था, तो ऐसे मैंने बना दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करना। 1000 और 3600 को सॉल्व किया तो ये आया 5/18। यही 5/18 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। इसलिए यहां से एक ट्रिक बना दिया गया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। जैसे मैं बोलूंगा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ, तो आप कहेंगे 36 इंटू 5/18, तो 18 2 जा 36 आ जाएगा 10। देख लीजिए तो एग्जांपल, जैसे मैं कहूंगा 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको बनाओ मीटर पर सेकेंड, तो क्या ट्रिक निकल गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में, 36 में, 18 2 जा 36, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं कहूंगा आपको 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको बना दो मीटर पर सेकेंड, तो क्या करोगे आप, 5/18 को लेके सीधा मल्टीप्लाई कर देना 54। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, 3 टाइम्स कटा 15 मीटर पर सेकेंड। याद रख लेंगे सभी बच्चे, किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हजारों बार इस्तेमाल होगा, तो कृपया वहां मुझे फिर से बताना नहीं पड़ना चाहिए। ओके, वेरी गुड रागिनी, बहुत अच्छा। तो सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो ये याद भी रखिएगा, मैंने इसलिए बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोल रहा है MKS में बदलने। आप लोग MKS समझते हो? MKS मात्रक प्रणाली का नाम सुना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। बदलिए इसको, N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। बताइए इसका नंबर क्या है, 2, मात्रक क्या है, ग्राम बटे सेंटीमीटर का क्यूब। ध्यान रखना यहां क्यूब है, यहां N2 निकालना है, किस में बदलना है, MKS में। MKS में ग्राम के बदला आता है किलोग्राम और सेंटीमीटर के बदला आता है मीटर, तो मीटर क्यूब ऐसे बदलना होगा। अब बदल लो, 2 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, N2 को कुछ मत करो, बदलो, यहां से किलोग्राम को ग्राम बनाओ, किलो के बदला 1000, ग्राम का ग्राम हो जाएगा। दोनों तरफ सेम करना है, जो आसान लगे कर लो। मीटर क्यूब है, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100, मीटर को सेंटीमीटर 100 और कितना क्यूब। देखो क्या बन गया, 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब N2, ये बन गया 1000, ये 3 है, ये 100 का पावर 3, यानी समझे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 100 100, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अरे ये 10 टू द पावर 2 का पावर 3 है, तो ये 100 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और सेंटीमीटर क्यूब, यहां से 3 और 3 उड़ा दो, निकाल लो N2। बोलो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 को इधर रखो, इन तीनों को उधर भेज दो, इन तीनों को इधर भेज दीजिए, और यहां ग्राम था वो भी लिख लीजिए, ग्राम भी कट ही गया, सेंटीमीटर क्यूब भी कट ही गया, इसको इधर भेजेंगे, देखिए तो क्या आया,
1000 और 2 था पहले से, क्या 2000 आया बाबू? यानी आंसर क्या निकला? आंसर निकला 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर N2 का मान आया 2000, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख लीजिए कैसे मात्रक को बदलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हाँ या ना? कर लेंगे अब कोई भी क्वेश्चन? बस ये सब पता होना चाहिए कि एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, सेकंड के लिए सेकंड होता है। सीजीएस में बता चुका हूं सब पहले भी, सीजीएस मात्रक प्रणाली में लंबाई के लिए सेंटीमीटर होता है, ग्राम वजन के लिए मतलब द्रव्यमान के लिए ग्राम होता है, और सेकंड के लिए सेकंड होता है। और एसआई का तो आपको बता ही चुका हूं, है ना। कुछ मूल भौतिक राशियां हैं और कुछ पूरक राशियां हैं, तो ऐसे आपको निकालना है। डन। किलोग्राम को ग्राम बदल दिए, मीटर को सेंटीमीटर बदल दिए, सबको हल किया, आंसर आ गया। कहां बड़ी बात है? यहां पावर 3 था इसलिए 3 आ गया, 3 बार 6, 3 बार 0 आया मतलब 100 100 100, 3 बार आया तो 10 टू दी पावर 6, 3 0 को काट दिया, आंसर। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। करके देखो इसको, टफ है थोड़ा लेकिन आप कर सकते हैं। देखिए करके, यदि लंबाई की इकाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना गुना बदल जाएगा? मान लो किसी का लंबाई है ना, बोला है कि लंबाई को हम क्या कर दें 2 गुना। तो मान लीजिए कि लंबाई का जो मात्रक है वो u है। मान लो जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं ना, तो ये एसआई एमकेएस तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि लंबाई के मात्रक को 2 गुना कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि लंबाई का मात्रक है u, तो किसी का लंबाई था मान लीजिए xu, ठीक है। तो यहां पर लगाइए n1u1 बराबर n2u2। मान लीजिए किसी का लंबाई है x यूनिट, तो यहां पे n के जगह x रखिए और इसका मात्रक मान लीजिए u, और बाद में n2 को n2 रहने दीजिए। और क्या बोला है? लंबाई के इकाई को, इकाई मतलब उसके मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले u था उसका मात्रक, देखिए इसको लिख दीजिए 2u। तो बोलिए यहां से n2 निकल गया x/2। देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा बताइए? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? मान लीजिए पहले क्षेत्रफल था L², आप जानते हैं ना, किसी वर्ग का बात करेंगे तो भुजा स्क्वायर उसका क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो अगर किसी का क्षेत्रफल पहले था L², तो L² मतलब उसकी लंबाई कितनी है x, तो x²। तो अब बोलेगा बताइए नया क्षेत्रफल क्या होगा? a' मान लो इसको। तो अब तो जो नंबर पहले x था वो कितना हो चुका है? x/2। तो यहां लिख दीजिए x/2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? x²/4। यानी पहले अगर क्षेत्रफल था a, तो a था x² के बराबर, तो x² की जगह मैं अगर a रख दूं तो क्या आंसर आएगा? a/4। यानी अगर पहले क्षेत्रफल a था तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा a/4। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन वगैरह में, तो देख लीजिए कैसे पूछा है। बोला लंबाई की इकाई, लंबाई की क्या इकाई है नहीं बताया, तो मान लेते हैं कि लंबाई की इकाई मतलब उसका मात्रक है u। तो किसी का लंबाई जैसे होता है ना 2 मीटर, वैसे मान लीजिए xu, x हो गया 2 और u हो गया मीटर, तो वही लिख दिए। फिर लगा दिए n1u1 बराबर n2u2। अब यहाँ पे xu और बोला कि लंबाई का जो इकाई है वो 2 गुना हो गया, सिर्फ इकाई बोला है, इकाई मतलब इसके इकाई को हम क्या माने हैं u, तो u को 2 गुना कर दीजिए 2u। अब u से u कट गया, यहां से नंबर निकल गया x/2।
अब क्षेत्रफल क्या होता है, वही लंबाई गुने चौड़ाई, अगर अलग अलग भुजा है तो और एक ही भुजा है तो भुजा स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल हमने माना है किसको, लंबाई किसको माना है, एक्स यूनिट को, तो एक्स स्क्वायर। और बाद में जब ये x/2 हो गया तो x/2 का स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर a के बराबर था तो ये हो गया a/4, यानी पहले अगर क्षेत्रफल था a तो अब क्षेत्रफल होगा a/4। थोड़ा सा पेचीदा था बट अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है ना, सबसे हट के। एक और ले लो, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, उसमें लंबाई समय को 2 गुना कर दिया और द्रव्यमान को आधा कर दिया। चलो देखते हैं, N1U1 बराबर N2U2। 5 न्यूटन, 5 बेटा आपको बोले थे न्यूटन को क्या लिखते हैं हम लोग, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, बराबर N2। बाद में क्या कह रहा है, लंबाई समय की इकाई को 2 गुना, लंबाई मतलब मीटर और समय मतलब सेकेंड, तो लंबाई और द्रव्यमान को क्या कहा है, आधा, द्रव्यमान का मतलब केजी, तो केजी को कह रहा है आधा। चलो ठीक है, लंबाई होता है मीटर के लिए, तो मीटर को कह रहा है 2 गुना, तो मीटर को कर दिए 2 गुना, और समय को भी कह रहा है 2 गुना, यानी सेकेंड को भी कह रहा है 2 गुना, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, निकल गया आंसर। देखिए तो आप लोग को समझ में आया, द्रव्यमान की इकाई आधी कर दी जाए, द्रव्यमान कौन है, केजी, तो केजी का आधा, केजी/2। लंबाई समय को 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई मतलब मीटर, तो मीटर को 2m, और सेकेंड समय का तो सेकेंड का भी 2s, और 2 गुना इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब कर लो सॉल्व, 5 केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2, ये 2 और 2 काट दो, केजी मीटर बटे 2 का स्क्वायर 4 सेकेंड स्क्वायर, काटो सबको, बोलिए N2 का मान, ये 4 इधर आ गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन गया, 20। बल की नई इकाई का संख्यात्मक मान क्या होगा, संख्यात्मक मान मतलब ये संख्या पूछा है, 20 होगा। लिख लीजिएगा कौन सा नंबर क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार लगा लेना, कंपटीशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। तो जितने टाइप के इसमें संभावना था क्वेश्चन पूछने का, वो सभी संभावित क्वेश्चन आपको करवा दिया हूं, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही सब आपको दिमाग में रखना है और फटाफट करना है, कहां कोई बहुत बड़ा चीज है, देखो अच्छे से बताओ आसान है कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन है, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी तो वीडियो को फिर से देखिए, आपके पास तो सुविधा अवेलेबल है, मतलब एक बार के आप 1000 बार पढ़ सकते हैं, नहीं कोई चीज आई फिर से उसको देख लीजिए, नहीं आया फिर से देखो, खुद आ जाएगा, हर एक चीज को मैं बारीकी से बता के चलता हूं, आप एक बार 2 बार देखेंगे तो नहीं भी आ रहा होगा तो आ जाएगा। लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन वगैरह में पूछता है, सामान्य बोर्ड एग्जाम में पूछने की औकात नहीं है बोर्ड की, ठीक है, तो वहीं से उठाया गया है क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा हुआ था, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरीके से खत्म, मात्रक परिवर्तन का कहानी खत्म। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक। बहुत छोटा सा चीज है, मैं एक बार बताऊं, सार्थक अंक को निकालने का कुछ रूल होता है, उस रूल्स को हम सभी बच्चों को याद रखना है, रूल्स को याद रखेंगे और रूल्स के अनुसार आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है, आपको फटाफट निकालना है। सॉरी, अब मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं, सार्थक अंक निकालने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होता है, उसी रूल को हमें सीखना है और वही रूल लगा के सभी सार्थक अंक को निकालना है।
ये आपको केमिस्ट्री में भी यूज आता है, शायद केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाए होंगे, आपको पढ़ाए थे क्या? तो वहां पर भी ये यूज आता है, तो वहां पर भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी आता है, यहां पर भी पढ़ते हैं। डबल डबल बार आप पढ़ लोगे, बस आ ही जाएगा, फिर क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। चलो पहले समझते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है। ठीक, पहले ना इस सेंटेंस को जरा ध्यान से सोचो। सार्थक, जैसे मान लो आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए, आप गए मेडिकल या इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए, और वहां पर जो मैंने आपको कॉपी में क्वेश्चन करवाया था और कहा था बार बार प्रैक्टिस करना, वही आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि आपने जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगाया था, वो आपके लिए सार्थक हुआ। हाँ या ना? जैसे कोई काम आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाए, जैसे आप मान लीजिए फैन खरीद के लाए, फैन ही खरीद के लेके आते हैं, और जिस साल आप फैन खरीद के लेके आते हैं ना, उस साल बहुत गर्मी पड़ता है, और आपको फैन से बहुत, कह दो कि ये कंफर्टेबल फील होता है, तो आप कहते हैं ना कि चलो यार, फैन में जो मैंने इतना पैसा खर्च किया था, वो खर्च करना सार्थक हुआ। नहीं समझे? मान लीजिए आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए भेजे किसी बड़े कॉलेज में, जहां आपको पढ़ने में 20 लाख खर्च हुआ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल की भी पढ़ाई है, मान लो आप इंजीनियरिंग करने के लिए गए, 4 साल पढ़ने के बाद आपकी प्लेसमेंट यानी आपकी जॉब लग गई गूगल में, जहां से आपको मिल रहा था 5 लाख पर मंथ, तो पापा क्या कहेंगे कि चलो यार, इसके ऊपर जो मैंने 20 लाख खर्च किया था, वो खर्च करना मेरा सार्थक हुआ। ऐसा आपने वर्ड सुना है? तो सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक अंक का मतलब क्या होता है? पहले तो सार्थक अंक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी चीज जब आप मापते हैं, तो उस मापदंड में कौन सा चीज सार्थक है, यानी कौन सा चीज काम का है, कौन सा चीज जरूरी है, कौन सा चीज मोस्ट वैल्यूएबल है, इसी को बोलते हैं सार्थक, इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? कोई भी अंक लिख दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताइए ये अंक जो है वो सार्थक है कि नहीं, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब उसका कुछ मोल है कि नहीं, उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं। जो मोस्ट वैल्यूएबल होता है डिजिट, उसी को आप लोग कहते हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस और नो? जिसकी काफी वैल्यू है, जिसकी बोल सकते हैं जिसका बहुत मोल है, वो सिग्निफिकेंट है, वो सार्थक है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी चीज का सार्थक होना, इसका क्या अर्थ है? वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए यूजफुल है। यस और नो? और आप सोचो, आपको पढ़ाने के लिए 20 लाख खर्चा किया गया, और 20 लाख खर्च करने के बाद आपको कॉलेज से जॉब नहीं लगी, और आप वापस घर आ गए खेती बाड़ी करने के लिए। बताइए, आपको पढ़ाना सार्थक हुआ? उसकी कोई वैल्यू रही? वैल्यूएबल है? वो वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल होने के लिए ये होता है कि जो आपने अपनी लागत लगाई है, उससे ज्यादा अच्छा आपको मिल रहा है, जिस उम्मीद से आपने लगाया है उससे ज्यादा आपको अच्छा मिला, मतलब वो सार्थक है। क्या आप मुझे ये बताओ, पहले आप सार्थक का मतलब समझे? ये बताओ, सार्थक अंक क्या होता है वो तो बाद में समझ लेंगे, पहले सार्थक का मतलब समझे। जो यूजफुल हो, है ना, जो वैल्यूएबल हो। तो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट जो होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे जिसका वैल्यू हो, जिसका मोल हो, जिसके होने से कोई बेनिफिट मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स, और वही कहलाता है आपका सार्थक अंक, वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जिसका कोई मोल नहीं रहा, जिसका कोई वैल्यू नहीं रहा, जिसका कोई जरूरी नहीं था, वो आपका वैल्यूएबल नहीं है। जिसका जरूरी है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल समझते हो ना आप लोग, है ना, तो वो चीज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। पढ़ाई में आपने खर्च किया, आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उससे कई गुना आप अर्न कर रहे हैं, लाइफ सेटल हो गया, इसका मतलब आपकी पढ़ाई वैल्यूएबल थी। आपने पढ़ाई करने में 50 लाख खर्च कर दिया और वापस आपको जॉब मिला 5,000 का,
यानी 50 लाख खर्च करना आपके ऊपर वैल्यूएबल नहीं था, आपने ठग लिया सबको। मैं इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, वो चीज आपने सीखा, याद रखा, परीक्षा में लिखा और आप बिहार टॉप किए या आप यूपी टॉप किए, इसका मतलब मेरा पढ़ाया, मेरा मेहनत वैल्यूएबल था। आपने अच्छा नहीं किया, वो वैल्यूएबल नहीं था। तो जो कोई भी नंबर होता है, जो कोई भी डिजिट होता है, उसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। डन। तो सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो क्या होता है उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको डीप में, बस ये जानना है कि हम ये निकालते कैसे हैं, है ना। किसी भी चीज का जब मापदंड होता है तो उसमें जो डिजिट्स होते हैं, यस और नो, उस डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में आती है, साधारण बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम मतलब जब आप 11th का एग्जाम देंगे, जो भी आपका स्कूल का एग्जाम होगा, तो वहां पे आता है। तो ये सब जरूरी होता है कि पूछेगा आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए, तो आपको पता होगा उसका रूल्स, तभी निकाल पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने का अलग अलग रूल्स होता है जो अपने को आज सीखना है। लेकिन पहले इस मुद्दे को समझो आप कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जरूरी का चीज, यूजफुल, मोस्ट वैल्यूएबल चीज या मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी मापदंड में जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी डिजिट मैं आपको लिख के दूंगा, बोलूंगा बताओ इसमें कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा सार्थक है, मतलब कौन से डिजिट से जो हमारे काम का है वो सब क्या होगा, कौन से डिजिट्स हैं जो जरूरी हैं। आप बताओ किसी चीज को जैसे आप मापते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, एक बात मैं कहता हूं ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 200 और कहीं पर लिखा हुआ है 002, दोनों को देखना जरा, मुझे बताइए इसका अगर हम बात करें तो मुझे बताइए ये 200 जो लिखा हुआ है, इसमें 2, ये 0, ये 0, ये काम का है कि नहीं है। लेकिन वही 0 जब आपने इधर ले आया तो क्या ये 0 का कोई मोल रहा? बोलो बोलो। आपको 200 रुपया दिए 200, ठीक है, और आपको दिए 002 रुपीज, तो मुझे बताइए इस 0 का जो पहले लिखा हुआ है उसका कोई मोल रहा? 002 दूं या सिर्फ 2 दूं, क्या एक ही बात है? मैं कहूं कि मैंने आपको 2 रुपया दिया या मैं आपको कहूं कि मैंने आपको 002 रुपीज दिया, मुझे बताइए उस 0 का कोई मोल है यहां? तो ऐसा ही कुछ है, समझने के लिए बस एग्जांपल दिया हूं। कोई मुझे 500 रुपया देगा, 500, इतना रुपया मुझे मिला, तो यहां पर 0 का मोल है, हाँ या ना, सोच के देखो। लेकिन सोचो 0 मैं पहले लगा के दूं कि चलो बेटा मैं आपको 005 रुपीज देता हूं, बोलो क्या मोल है? बोलो बोलो। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, आप लॉजिक थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं? कोई आपको बोले कि मैं आपको 1000 रुपीज ला के देता हूं 1000, और कोई आपको बोले कि मैं आपको 0001 दूंगा, अब आप समझ पड़े मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो मैं पैसे के हिसाब से एग्जांपल लेके दे रहा हूं कि देखिए वहां पे उस पैसे में 0 का वैल्यू था और 0 आपने पहले लगा दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, यस और नो। तो जिसका मोल है वो सार्थक है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है यानी जिसका वैल्यू है वो सार्थक है, जिसका वैल्यूएबल नहीं है या जो वैल्यूएबल नहीं है वो सार्थक नहीं है। थोड़ा बहुत समझाने का मैं कोशिश किया हूं, आपको आ जाना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को आप मापते हैं, मान लीजिए आप इस पेन को ही मापे और ये निकल के आ गया 1.64, मान लो आपने इसका लंबाई मापा और ये कुछ आ गया 1.64, इसका मेजरमेंट आया, यस और नो। तो आपको पता है कि जो आपने मेजरमेंट लिया है, आप 10 लोगों से भी मेजरमेंट करवाएंगे तो 1.64 में 1.6 सबका आएगा, गड़बड़ होने का चांस कहां होता है? 4 के पास। कोई स्केल सही से नहीं देखेगा तो किसी को 4.3 दिख जाएगा, किसी को 5 दिख जाएगा, किसी को 6 दिख जाएगा, किसी को 1 दिख जाएगा, यस और नो। तो जो वैल्यू सबसे आखिरी में होती है, जो अलग अलग मापदंड करने वाले के हिसाब से अलग अलग मान आके चला आता है या अलग अलग निकल जाता है, वो अनसर्टेन नंबर कहलाता है, और जिसका मान फिक्स है वो सर्टेन नंबर कहलाता है, हाँ या ना। तो जब आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो भी डिजिट निकल के आएंगे आपसे पूछेगा कि इस मेजरमेंट का बताइए इसका सार्थक अंक कितना है, तो आपको बताना होगा इसमें कितने सार्थक अंक है। तो सर्टेन नंबर अनसर्टेन नंबर दोनों को मिला के जो होता है वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। तो किसी भी चीज का जब आप मापदंड लेते हैं, अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर मापदंड लेते हैं तो कहीं मापदंड निकल के आता है 1.64 मान लीजिए, तो आपको पता है कि 10 लोगों से भी आप माप लेंगे उसका तो 1 सबके लिए आएगा, यहां गड़बड़ी नहीं होगी।
6 भी सबके लिए आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें गड़बड़ होने का चांस रहता है। जो गड़बड़ होने का चांस रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? अनसर्टेन नंबर। अनसर्टेन, जो फिक्स नहीं है, अलग अलग लोग माप रहे हैं तो अलग अलग निकल के आ रहा है, ये सब नाम है और कुछ नहीं है। कोई भी मापदंड जब आप लेते हैं तो जो सबसे आखिरी वाला डिजिट निकल के आता है वो फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित। क्योंकि आखिरी वाले डिजिट में आप मापने जाएंगे तो किसी का कोई और डेटा आ जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे का मेजरमेंट आ जाए 1.63, 1.62, 1.68, तो लास्ट वाला डिजिट अलग अलग लोगों के लिए गलतियां हो सकती है, यानी वो फिक्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेन नंबर। और जो बाकी के डिजिट्स होते हैं वो फिक्स है कि ये 1 में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, तो वो कहलाता है सर्टेन नंबर। तो लास्ट वाले डिजिट को अनसर्टेन नंबर कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनिश्चित संख्या या अनिश्चित अंक होता है वो। और जो पहले डिजिट आया 1 में कोई गलती करेगा? क्योंकि गलतियां तो आखिरी की डिजिट देखने में थोड़ा बहुत होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्टेन नंबर। तो ये आपका एक निश्चित अंक है जो गड़बड़ी कभी नहीं होगी, और जहां पे गड़बड़ियां हो सकती है वो कहलाता है। तो ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर आप जब निकालेंगे तो उसमें सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर दोनों होगा, और आपसे बोलेगा बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। खैर इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे बस सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल्स पता होना चाहिए, और उसी रूल के अनुसार जब हम लगाना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिग्निफिकेंट होता है और कौन सा नहीं होता है, इस बात को सीखना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर सीखने के लिए एक बहुत छोटा सा, बाकी जो डिस्कस हम लोग करेंगे अगले क्लास में ही, बट छोटे मोटे एक दो बात आपको बता देता हूं, है ना। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी एक छोटी मोटी बात समझ लीजिए, कोई आपसे पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो सुनो, जितने भी अशून्य अंक है, जैसे 5, 2, 7, 4, जितना भी अशून्य अंक है, अशून्य अंक समझते हैं, जहां शून्य नहीं आ रहा है, वो सारे कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर मैं 5, 2, 7, 4 बोलूं तो बोलो यहां पे कोई जीरो है? अशून्य का मतलब हो गया नॉन जीरो, यानी जो जीरो नहीं है वो हमेशा सार्थक अंक में काउंट किया जाता है, वो सार्थक अंक होता है। तो मुझे बताइए 5, 2, 7, 4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सार्थक अंक है? तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, 2, 3, 4, 4। पहला रूल यही है, जितना भी अशून्य संख्या है वो सब सार्थक अंक होता है, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी जहां पर जीरो नहीं है, जैसे 1, 2, 5, 8, 7, इसमें मैंने एक भी जीरो नहीं लिया, कोई मुझे पूछे कि बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर, क्या आप निकाल सकते हो? अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, सभी काउंट किए जाएंगे 5। वेरी गुड। तो जो अशून्य संख्या होती है वो सब सार्थक अंक होते हैं, पहला रूल। दूसरा, अगर आपका शून्य है, अब समझिए, अगर आपका शून्य आ रहा है कहां? दो अशून्य संख्याओं के बीच। देखिए जैसे मैं कहता हूं 5002, बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 5002, तो क्या कहता है अगला रूल? देखो, अगर दो अशून्य संख्या के बीच में शून्य आती है तो वो भी सार्थक अंक होता है। दो अशून्य है, देखो 5 और 2, उसके बीच में कौन आया है? 0, 0, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। 0 सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर वो दो अशून्य के बीच में आए, इसका मतलब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए? यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर बन गए 4। जैसे मैं कहता हूं 11000702, ये लो इतना बड़ा नंबर, बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अगर दो अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या समझते हैं जो शून्य नहीं है, तो जो दो अशून्य संख्या है उसके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो देखिए ये 1 और 7 के बीच में 2 जीरो है, फिर ये 7 और 2 के बीच में 1 जीरो है, तो जो जीरो आपका दो अशून्य संख्याओं के बीच में आती है, दो नॉन जीरो के बीच में आता है, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लीजिए
बताओ, इजी है काफी। आ जाओ देखते हैं तीसरा। देखिए, अगर कोई संख्या एक से कम है, आ जाओ लेके देखते हैं एग्जाम्पल, फटाफट देख लेते हैं। बहुत छोटा सा 3-4 रूल है, आप लोग याद कर लीजिएगा कल से। कल फिर मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूंगा। 0.005, मान लीजिए ऐसा कोई संख्या आपको दे दिया, और यदि कोई संख्या एक से कम है, यहां देख लो, ये 1 2 और ले लो, चलो 0.00512 ऐसा मैंने कुछ ले लिया। अब आपको बोला जाएगा कोई भी संख्या अगर एक से कम है, ठीक है, एक से कम है, तो जो दशमलव है, देखिए दशमलव, उसके जो दाहिने अंक का शून्य आपको दिख रहा है, तो दाहिने अंक का शून्य दिख रहा है, उसके बाद एक अशून्य आ गया, बहुत सारे अशून्य आ गए, तो दाहिने अंक में जो आपको दशमलव के दाहिने तरफ जहां पे आपको अशून्य दिखेगा, यहां अशून्य दिखा, उससे पहले जितना भी शून्य आपको दिखने वाला है वो सारे सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी देखिए, यदि संख्या एक से कम हो तो दशमलव के दाहिने अंक में जो अशून्य है, ये रहा अशून्य, उसके बाएं तरफ वाले जितने भी शून्य है, अशून्य के बाएं तरफ वाले, दशमलव के दाएं तरफ जो अशून्य अंक है उसके बाएं तरफ जितने भी शून्य हैं वो सारे सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कोई आपसे पूछे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो क्या बताओगे? दशमलव के बाद अशून्य है 5 और उस 5 के बाएं तरफ जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं है, तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 3। वेरी गुड। जैसे एक और देखो, 0.000121 3 लो, दशमलव के बाद देखिए दशमलव, उसके बाद अशून्य को देखिए, अशून्य से पहले जितने भी शून्य है, यानी अशून्य के बाएं तरफ जितने भी शून्य हैं वो सब सार्थक नहीं होगा। यानी सार्थक यहां के बाद काउंट होगा, तो कितने सार्थक अंक आ गए? 1 2 1 3। यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे आप? 4। अरे टाइम पास है, बस आप इसको रीड करोगे खुद आपको पता लग जाएगा कि रूल क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए एक दो रूल और है, देख लेते हैं। अगला देखिए, दशमलव, अब सुना, जब कोई आप दशमलव बिंदु वाले अंक लिखेंगे, जैसे 0.00570, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के जितने भी शून्य होते हैं वो सब सार्थक होते हैं। मतलब दशमलव के बाद जो भी अशून्य है उसके बाद जो शून्य आएगा दाहिने तरफ में वो सारे सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कोई काउंट करने बोलेगा तो अशून्य के दाहिने तरफ, अशून्य के दाहिने तरफ जितने भी शून्य आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया रागनी ने, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। यस और नो? चलो और एग्जांपल दिखाता हूं। 0.01700, बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? आप खुद से बता दो। दशमलव के बाद जो भी अशून्य है, दशमलव के बाद जो अशून्य है उसके दाहिने तरफ का जितना भी शून्य होता है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद ये 1 रहा शून्य, उसके बाद जितने भी शून्य है वो सब काउंट किए जाएंगे, तो 1 7 तो है ही, साथ में जितने भी शून्य है वो काउंट कर लीजिए, कितना हो गया? वेरी गुड मुस्कान, क्लियर है? अब एक आधा और बच्चा देख लेते हैं। अशून्य अंक के दाहिने अंक वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। इसका मतलब सुन लो, मान लीजिए कोई अशून्य है 2, उसके बाद मैंने लिखा 2000, बोलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहां बच्चा बहुत गलती करता है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा। कोई भी अशून्य है उसके बाद जितने भी शून्य आपको दिख रहे हैं ना वो सारे सार्थक नहीं होते हैं। जैसे 500, सार्थक अंक सिर्फ एक होगा 5। 2000, सार्थक अंक सिर्फ एक है 2। 4000, सार्थक अंक यहां भी सिर्फ एक है 4। अशून्य के बाद जितने भी शून्य हैं वो सारे सार्थक नहीं होते हैं। देख लीजिए, अशून्य अंक के दाहिने वाले जितने भी आपको शून्य दिख रहे हैं वो सार्थक नहीं है। जैसे कोई बोले 500, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर। अशून्य के बाद दाहिने वाले जितने भी शून्य हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, उसको लिखेंगे 1। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कहा कि इसको जरा ध्यान देना
इसमें बहुत बुक्स में भी नहीं लिखा रहता है और बच्चे भी गलती समझते हैं। सुनना, अगर मैं लिखता 2000 kg, अब जानते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अब होगा 4। सिर्फ अंक दिया रहे 2000 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 लेते हैं। अगर उसके साथ मात्रक भी आ जाए तो मात्रक जब आ जाएगा तब आपको शून्य को काउंट करना है। जैसे 500 मीटर, अब जैसे 500 था तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, अंक है तो 1 ही है, लेकिन 500 मीटर है तो यहां पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, बच्चा गलती कर देते हैं, 3 होगा। तो मात्रक के साथ रहे तब आप 0 को काउंट करना, ठीक है। चलिए लास्ट आ जाइए। 10 की घात वाले सार्थक अंक नहीं होता, सुनो, 2.1 इंटू 10⁻10। 10 का जो भी घात है वो सार्थक अंक में नहीं लिया जाता है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा जल्दी बताओ, टाइम पास है ये। 2.1 यानी सिर्फ 2 होगा। अरे इधर वाले को नहीं देखना है, सिर्फ इधर देखो, कहीं पर लिखा है 5 इंटू 10⁻3। बोलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर। 10 का जो घात है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ 5 बचा, क्या होगा? 1। डन। और लास्ट, दशमलव के स्थान को बदलने से, दशमलव के स्थान को बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, 651.2, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। आप दशमलव के स्थान को चेंज कर दो, 6.512, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 4 रहेगा। दशमलव के स्थान के परिवर्तन से सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतने ही रूल्स हैं, इसी के हिसाब से आपको सब बनाते चलना है। अगले क्लास में आप आएंगे तो आपको एक बार रिकैप करा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत होगी तो 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, बस खत्म। तो सार्थक अंक जो मैंने पढ़ाया है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 सेकंड का चीज है, कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। इसको रिवीजन इसलिए कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और केमिस्ट्री में भी शायद आपने ये पढ़ा होगा, तो ध्यान रखिएगा बस। और ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, करके रखिएगा, कल इसको डिस्कस कर लेंगे। लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर लो। केजी, तो इसको आप करके देखिएगा, सारे सार्थक अंक निकालिएगा, है ना। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। मैथ वाले सर आपके आए हुए हैं तो अभी मैथ की क्लास लगेगी, ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी है, जितना मैंने पढ़ाया है उसी रूल के अनुसार है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपसे खुद ही निकल जाएगा। तो सारा करके देखना है। देखो पहले वाले का तो ऐसे ही दिख रहा है, 4 6 7 कितना होगा 3, तो ये सब कोई टॉपिक ही नहीं है, यूं उड़ा देने वाला है। 2009, 2 और 0 के बीच में जितने भी 0 हैं वो सार्थक होते हैं, तो 4। तो ऐसे ही आप निकाल के देखिएगा, दिक्कत आएगी तो रूल्स को पीछे देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे खत्म करते हैं आपकी क्लास, और फिर इसके बाद आपके मैथमेटिक्स की क्लास होगी, तो जल्दी से पानी वानी पी के रेडी हो जाइए। ओके, चलिए बाय।